प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरा वक्तव्य भाषा विज्ञान पर आधारित है और आपको मैं बता देती हूँ ये भाषा विज्ञान का भाग 4 जो है मेरा वक्तव्य है। इसमें मैंने अति लघुत्रात्मक भाषा विज्ञान पर आधारित प्रश्नों का चयन किया है। अब हम अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर होते हैं। सन 1893 ईस्वी में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम है, यानी इसमें पूछा गया है कि सन 1893 ईस्वी में हिंदी प्रचार के निमित्त यानी के कारण सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम है, आपका उत्तर है नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवार का एक वर्ग। भारोपीय भाषा परिवार का एक वर्ग शतम किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? यानी भारोपीय भाषा परिवार के अंदर एक वर्ग ऐसा आता है, वह किस भाषा का शब्द है? आपका उत्तर है अवेस्ता। आपका उत्तर आ गया है अवेस्ता। अगला प्रश्न है, लैटिन संस्कृत भाषाओं के संबंध में क्या कहा जाता है? लैटिन संस्कृत भाषाओं के संबंध में क्या कहा जाता है? अब इस प्रश्न में हमने गहराई से देखना है कि लैटिन भाषा जो है, यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत भाषा का है। यानी यूरोप के अंदर जो स्थान लैटिन भाषा का है, भारतवर्ष के अंदर वही स्थान कौन सी भाषा को प्राप्त है? संस्कृत भाषा को। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा से क्या तात्पर्य है? प्राकृत भाषा से क्या तात्पर्य है? उत्तर है संस्कृत से पूर्व की भाषा। संस्कृत से पूर्व की भाषा। बच्चों, इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, संस्कृत से पूर्व की भाषा कौन सी है? संस्कृत से पूर्व की भाषा कौन सी है? तब आपका आंसर होगा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। ये कन्फ्यूज़न में डालने के लिए एग्जामिनर जो है कई बार प्रश्न को उत्तर बना देते हैं और उत्तर को प्रश्न। जिसको ठीक से प्रश्न का उत्तर पता है या उत्तर का प्रश्न पता है तो ऐसे में संभावना गलतियों की कम रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत ईरानी शाखा की एक गौण शाखा दर्द है। भारत ईरानी शाखा की एक गौण शाखा दर्द है, जिसका अर्थ है पर्वत। जिसका अर्थ है पर्वत। दर्द किस भाषा का शब्द है? यानी दर्द किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पर्वत होता है? तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है संस्कृत भाषा का शब्द जो है दर्द है, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर ही दर्द का अर्थ होता है पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन कौन शामिल हैं? अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन कौन शामिल हैं? कौन कौन शामिल हैं? उत्तर है डॉक्टर तगारे, डॉक्टर तगारे, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर तगारे, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर याकोनी, डॉक्टर याकोनी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता थी। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ आपने प्रश्न पर ध्यान देना है
यहाँ देवनागरी लिपि की कोई विशेषता नहीं पूछी है। यहाँ प्रारंभ में जो देवनागरी की प्रमुख विशेषता थी उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो प्रारंभ में देवनागरी लिपि की क्या विशेषता थी? इसके जो वर्ण हैं उनके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाते थे, वर्णों के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाते थे। अब आपको मैं शिरोरेखा भी स्पष्ट कर देती हूँ कौन सी होती है। जैसे आपने लिखा कमल, कै मैं ले, अब उन तीनों अक्षरों के ऊपर एक लाइन जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं शिरोरेखा, हिंदी में बोलते हैं शिरोरेखा। यानी जो अक्षर है उनके सिर के ऊपर जो लाइन लगाई गई है उसी का नाम हिंदी के अंदर शिरोरेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश का एक भेद ब्राचड़ किसके द्वारा किया गया? अपभ्रंश का एक भेद ब्राचड़ किसके द्वारा किया गया? आपका उत्तर है मार्कंडे। आपका उत्तर है मार्कंडे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? आपका उत्तर है पाली। आपका उत्तर है पाली, यानी पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है? हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है? आपका उत्तर है 11वीं सदी। आपका उत्तर है 11वीं सदी। कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है? कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है? उत्तर है प्राकृत। आपका उत्तर है प्राकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में आध्वनि किस भाषा की ऋणी है? हिंदी में आध्वनि किस भाषा की ऋणी है? आध्वनि कौन सी? जैसे आप लिखते हो कॉलेज, डॉक्टर, उसके ऊपर चंद्र लगाते हो, उसमें बिंदु नहीं लगाते, सिर्फ चंद्र लगाते हो। ये आध्वनि जो है अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई है। किस भाषा से लिया हमने? अंग्रेजी भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? उत्तर है दीप वंश में। कौन से वंश में? दीप वंश में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा है? राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा है? आपका उत्तर है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है? सर्वश्रेष्ठ लिपि है कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। यहाँ आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि देवनागरी की लिपि की जो ध्वनियाँ हैं, जिनको हम जैसे उच्चरित करते हैं, बोलते हैं, वे उच्चारण के हिसाब से ही लिखी जाती हैं। इसलिए जो संकेत हमारे को दिए जाते हैं, ये मान लो हम बड़ी का उच्चारण कर रहे हैं, छोटी का कर रहे हैं, छोटा ऊ का कर रहे हैं, तो जैसा हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, वैसा ही देवनागरी लिपि के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में अनेक शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी हिंदी भाषा के अंदर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट रूप में संस्कृत भाषा से आए, उनको क्या कहेंगे? तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब इसी से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न है, वे शब्द जो
प्राकृत में से होते हुए संस्कृत से निकलकर सीधे हिंदी में आए हैं। वे शब्द जो प्राकृत में से होते हुए संस्कृत से निकलकर सीधे हिंदी में आए हैं, वे कौन से शब्द कहे जाते हैं? तद्भव। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्राणधारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे मानी है? यानी हिंदी की प्राणधारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे मानी है, किसको माना है? आपका उत्तर है अपभ्रंश। अपभ्रंश, क्योंकि हिंदी भाषा का निकास जो है किससे हुआ है? अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है। भारत की प्राचीन भाषा है, कौन सी है? वैदिक संस्कृत। जो हमारे वेदों के अंदर संस्कृत बोली जाती है वह भारत की प्राचीन भाषा है। अब इसी से संबंधित आपसे एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। और इससे ही एक प्रश्न और बना सकते हैं कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? आपका उत्तर होगा वैदिक संस्कृत, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी भाषा वैदिक संस्कृत है। और सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ कौन सा है, या सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? आपका ऋग्वेद। आगे प्रश्न आता है, भाषा के आधार हैं, यानी भाषा के कौन कौन से आधार हैं? आपका उत्तर है शारीरिक व मानसिक। शारीरिक व मानसिक। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का आरंभ होता है। भाषा का आरंभ होता है, यानी भाषा कहाँ से शुरू होती है? उत्तर है ध्वनि से। ध्वनि से, वर्ण से, अक्षर से भाषा प्रारंभ होती है। ध्वनि, वर्ण, अक्षर एक ही चीज़ के नाम हैं, एक ही चीज़ के जो है पर्याय हैं एक दूसरे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ है? भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ है? आपका उत्तर है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आपका उत्तर है अपभ्रंश से। आपका क्या उत्तर है? अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। जो ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जो है विश्व का, दुनिया का, संसार का भी सबसे पुराना ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, उत्तर है महाभाष्य में। कहाँ पर हुआ? महाभाष्य में। अगला प्रश्न है, भाषा के घटक हैं, यानी भाषा के कौन कौन से घटक हैं? भाषा का निर्माण किन किन तत्वों से होता है, या भाषा निर्माण के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व हैं? तत्व, घटक, ये एक ही शब्द के, एक ही चीज़ के नाम हैं। भाषा के घटक होते हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। यानी वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से पद बनते हैं और पदों से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से भाषा के घटक हो गए आपके वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से।
व्यक्त ध्वनियों से। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? आपका उत्तर है 3। भाषा विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। आगे प्रश्न है, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? उत्तर है श, श, स है, यानी श, श, स है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक वर्ण हैं। अनुनासिक वर्ण हैं। उत्तर है अंग, य, ण, न, म। दोबारा से, अंग, य, न, न, म। यानी प्रत्येक वर्ण का जो पंचम अक्षर होता है वह आपका अनुनासिक वर्ण है। जैसे क, ख, ग, घ, अड़े जिसको बोलते हो। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम पंचम वर्ण, यानी एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, यथा क, ख, ग, घ, अड़। अड़ पंचम वर्ण है। इसी तरह से न आपका जो है ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है आपका अनुनासिक वर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर कौन से हैं? ए, छोटी ई, उ, री। ये 4 मूल स्वर हैं। ए, ई, उ, री। इनसे ही बाकी स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए के आगे आ की मात्रा लगा दी, आ बन गया। ओ की मात्रा लगा दी, ओ बन गया। फिर औ बन गया। ए के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, अंग बन गया। ए के आगे विसर्ग लगा दिया, है। तो ये कितने वर्ण बन गए इससे? मूल वर्ण तो एक ही था, ए। इसी तरह से छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, इनसे जो है आपके बाकी वर्णों का निर्माण होता है, स्वरों का निर्माण होता है। आगे प्रश्न है, उपबोली को कहा जा सकता है? उपबोली को कहा जा सकता है, क्या कहते हैं? स्थानीय बोली। क्या कहते हैं? स्थानीय बोली। भाषा की दिशा है। भाषा की दिशा है संयोग से वियोग की ओर। यानी पहले भाषा के अंदर संयोग होता है और फिर धीरे धीरे उसका वियोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श भाषा के रूप होते हैं। यानी जो आदर्श भाषा होती है उसके कौन कौन से रूप होते हैं? उसके 2 रूप होते हैं, लिखित व मौखिक भाषा। मौखिक व लिखित भाषा। मान लो एक भाषा को हम बोलते ही बोलते रहें, उसका लिखित रूप ना हो तो हम उसको आदर्श भाषा नहीं कह सकते। या कोई भाषा लिखित रूप में हो, उसको हम बोल नहीं सकते, बोलकर नहीं बता सकते, पढ़ नहीं सकते, तो वह भाषा भी आपकी आदर्श भाषा नहीं होगी। उसी भाषा को आदर्श भाषा का नाम दिया गया है जिसके दोनों रूप हैं, मौखिक भी और लिखित भी। आगे है, ध्वनियों के भेद हैं। ध्वनियों के कौन कौन से भेद हैं? ध्वनियों के 2 भेद हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, क्या है? शब्द। क्या है? शब्द। क्योंकि शब्दों से ही भाषा का आगे आपको पता है, शब्द से आपका पद बनता है और पदों से वाक्य बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया के रूप हैं। यानी क्रिया के कितने रूप हैं, कितने भेद हैं? क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? उत्तर है आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। अगर यह क्रिया के रूप पूछ रखे हैं तो अगर आपके आंसर में सकर्मक, अकर्मक और 2 नाम दे रखे हैं तो आपने इनमें से टिक करना है।
अगर संख्या दे रखी है 2, 4, 6, तो आपने 2 जो हैं रूप उनके ऊपर टिक मार्क करना है। इस प्रश्न को 2 तरह से पूछ सकता है। आगे है धातु के मूल रूप हैं। धातु के मूल रूप कौन कौन से हैं? मूल व यौगिक। मूल व यौगिक धातु के भी 2 रूप हैं। एक तो है मूल रूप और दूसरा यौगिक, यानी 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है। आगे व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन आपके 5 प्रकार के होते हैं। आगे है भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं। भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था भाषा विज्ञान की कौन कौन सी कितने शाखाएं हैं। आपने कहा था 3 शाखाएं हैं। यहाँ पर भाषा विज्ञान की शाखाओं की गिनती नहीं, उनके नाम पूछे गए हैं। तो आप बताओगे वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। यानी भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? वर्णनात्मक, भाषा का वर्णन किया जाता है। ऐतिहासिक, भाषा के इतिहास को जाना जाता है। और तीसरा क्या है? तुलनात्मक, 2 भाषाओं की तुलना की जाती है। जैसे हिंदी और हरियाणवी की तुलना की जाए, हरियाणवी और अवधी भाषा की तुलना की जाए, हरियाणवी और राजस्थानी भाषा की तुलना की जाए, या इसी प्रकार से अंग्रेज़ी और हिंदी की तुलना करवा ली जाए। हैं तो भाषाएं वो। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न को समझते हुए उसका आंसर देना है। ध्वनियों के वर्गीकरण के स्थान हैं। यानी ध्वनियों का वर्गीकरण कौन कौन से स्थान के आधार पर किया जाता है? उनके स्थान हैं कर्ण और प्रयत्न। स्थान, कर्ण, प्रयत्न। स्थान, कर्ण, प्रयत्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयत्न होते हैं, यानी प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है प्रश्न को। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न 2 तरह के होते हैं, आंतरिक व बाह्य प्रयत्न। आंतरिक व बाह्य प्रयत्न। अब मैं आपको आंतरिक प्रयत्न कौन सा होता है, बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, उसको व्यवहारिकता से जोड़ करके बताती हूँ। मान लो किसी बच्चे ने मन में परिश्रम कर रखा है, आंतरिक परिश्रम करता है कि मैंने नेट की परीक्षा टॉप करनी है, ये आपका हो गया आंतरिक प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न क्या हो गया? आप अपने टीचर्स की मदद लेते हो, किताबों की मदद लेते हो, यूट्यूब पर आप किसी लेक्चरर का या जो भी स्पीकर है उसका लेक्चर देखते हो, पढ़ते हो, डिस्कस करते हो ग्रुप में, वो आपका कौन सा प्रयत्न हो गया? बाह्य प्रयत्न। इसी प्रकार से भाषा के भी 2 प्रयत्न हैं, आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट प्रश्न है धातु सिद्धांत को निम्न नाम से जाना जाता है। धातु सिद्धांत को निम्न नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार जो है आपकी जो यूपीएस की परीक्षा है उसमें आ चुका है। इसका आंसर है डिंग डांग वाद। डिंग डांग वाद। इसके बाद है श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं श्री न्यावर। श्री न्यावर, श्रीमान वाला श्री, आदनय वा य, श्री न्यावर। ये भी प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा, यानी बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा कौन सी है? उत्तर है पाली। कौन सी भाषा है? पाली। नेक्स्ट प्रश्न है पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? उत्तर है मैक्स मूलर। उत्तर है मैक्स मूलर। यानी पाली भाषा को पाटिल से उत्पन्न हुआ मानने वाले विद्वान का नाम है मैक्स मूलर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली भाषा है, यानी ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है?
ब्राह्मण अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? आपका उत्तर है सिंधी। सिंधी भाषा जो है ब्राह्मण अपभ्रंश से निकली है। नेक्स्ट प्रश्न, खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक आर्य भाषा का नाम है। यानी खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक आर्य भाषा कौन सी है? आपका उत्तर होगा पहाड़ी। यानी पहाड़ी भागों के अंदर जो भाषा बोली जाती है वह खस अपभ्रंश से निकलने वाली भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा मुंशी के नाम से विख्यात हैं। भाषा मुंशी के नाम से विख्यात हैं लल्लू लाल। भाषा मुंशी के नाम से विख्यात हैं लल्लू लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? उत्तर है वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक महान की धर्म लिपियों की भाषा कौन सी थी? अशोक महान की धर्म लिपियों की भाषा कौन सी थी? उत्तर है प्राकृत। उत्तर है आपका प्राकृत। नेक्स्ट है, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप मानने वाले विद्वान हैं। दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप मानने वाले विद्वान हैं। आपका आंसर है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजनौरी किसका शुद्ध रूप है? बिजनौरी कौन सी बोली का शुद्ध रूप है? उत्तर है कोरवी। बिजनौरी किसका शुद्ध रूप है? कोरवी का। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या संज्ञा दी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या संज्ञा दी? उत्तर है टकसाली भाषा। टकसाली भाषा। यहाँ आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ टकसाली भाषा कौन सी होती है। जो मुद्रणालयों के अंदर, प्रेस के अंदर जो लिखी जाती है, जो आजकल आप टाइप करते हो ना कंप्यूटर से, पहले बड़े बड़े मुद्रणालय होते थे, छापाखाना होते थे और उसको क्या कहते थे? टकसाला। तो जहाँ पर ये प्रिंटिंग मशीन होती थी उसको टकसाला गृह बोला जाता था और जो भाषा उसके अंदर लिखी जाती थी उस भाषा को क्या कहते थे? टकसाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू की जननी भाषा मानी जाती है। उर्दू की जननी भाषा मानी जाती है। उत्तर है दक्षिणी। यानी उर्दू भाषा कहाँ से निकली है? दक्षिणी से। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? उत्तर है रसविलास। आपका उत्तर है रसविलास। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर है सन 1910 ईस्वी में। सन 1910 ईस्वी के अंदर हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ, जिन बच्चों ने भाषा विज्ञान को अच्छे से गहनता से पढ़ा है
भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, अभी आपको बताया था ना मैंने, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक। अब इसके बाद भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, उनके कौन कौन से विभाग हैं, जैसे मेवाती कौन सी भाषा वर्ग के अंदर आती है, खस भाषा कहाँ से निकली है। तो अभी एक बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाली श्रृंखला आपकी पूर्ण होने के बाद आपको मैं सब्जेक्टिव में भी भाषा विज्ञान को अच्छे से करवाऊंगी। अभी मेरे पास बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 23 जुलाई के आसपास जो है नेट का एग्ज़ाम होने की संभावना है। उसको हम पूर्णतः से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद नेट की परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है और भारत सरकार इस परीक्षा को जो है 23 जुलाई के आसपास लेने के मूड में है। तो इसलिए जो विद्यार्थी अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमए कर चुके हैं या पिछले साल से 1 साल से 6 महीने से नेट की तैयारी में लगे हुए हैं, उन बालकों का हित देखते हुए मैंने पहले जो है ऑब्जेक्टिव टाइप वाली श्रृंखला जो है आपके यूट्यूब पर डाल दी है। उसके बाद जो बच्चे अभी एमए में चल रहे हैं, चाहे वो 3rd सेम में हैं, चाहे वो 2nd सेम में हैं, उनके लिए फिर विस्तार से जो है इस प्रश्नमाला को मैं डालूँगी। उसमें मैं आलोचनात्मक प्रश्नों को लूँगी। और अब जो है मैं आज के वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ और वही 2 शब्द आपको कहती हूँ कि वैश्विक महामारी बहुत फैली हुई है, अपना बचाव करो, परिवार का बचाव करो, बेकार में घर से व्यर्थ मत घूमो। धन्यवाद।